हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगी। जो हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है उसमें ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था संविधान की अनुसूचियाँ, और उन अनुसूचियों को मैंने ठीक से पढ़ा दिया बहुत अच्छे तरीके से, और उनके क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मिलेंगे। शायद क्वेश्चंस की वीडियो अनुसूचियों की मैंने दे दी है। 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, और जो कुछ मिस हुए हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। उसके आगे क्रम को ऐसे ही बढ़ाते हुए चलते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आगे देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग पड़ी हुई है देसी रियासतों का भारत में विलय। मतलब कि देसी रियासतों का भारत में विलय जो हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। देखो, देसी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। कहने का मतलब है देसी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया था जिसका नाम था रियासती मंत्रालय। और ये मंत्रालय के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे फिर जूनागढ़, ये जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, यानी कि गुजरात का जूनागढ़। रियासत में जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह मीन्स वोटिंग के आधार पर। हैदराबाद रियासत, जो हैदराबाद रियासत थी वो मिलने को मना कर रही थी। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, तो उस पर पुलिस कार्रवाई की गई। और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। मतलब कि ये रियासतें ऐसी थीं, इनके साथ कुछ दिक्कतें कर रही थीं, तो उन दिक्कतों को आधार मानते हुए जूनागढ़ के रहने वाले लोगों से उनसे वोटिंग करवाई गई कि जिस तरफ भी ज़्यादा वोट पड़ेंगे उसी तरफ को डिसीजन लिया जाएगा। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने देख लिया है देसी रियासतों का भारत में विलय। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। अगली हेडिंग पड़ी हुई है हमारी क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद से क्या मतलब, आइए जानते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जिनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होता है। मतलब कि केंद्रीय मंत्री हो, और किसके द्वारा मनोनीत किया गया हो, राष्ट्रपति के द्वारा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, और इनका अध्यक्ष कौन होता है, इनका अध्यक्ष केंद्र मंत्री होता है, और उस केंद्र मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री इनका उपाध्यक्ष होता है, और ये उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। ये हमको जानना है, इसे इम्पोर्टेंट। फिर आगे देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी। कब की गई, 1956 में, किसके द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। अब देखते हैं ये है कौन कौन से। ये 5 क्षेत्रीय परिषद जो हैं, इनमें सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। इस क्षेत्रीय परिषद के अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, इनको शामिल करके एक परिषद बनाया गया है, उसे नाम दे दिया गया है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय दिल्ली में। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा कौन सा है, इसके बाद है हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के द्वारा जो परिषद बना है उसे कहते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। फिर आता है हमारा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। नागालैंड के बाद हमारा कौन सा है? नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जान लिया हमने। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा है हमारा। फिर आगे है हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए हैं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली। तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। इसको सही कर लेंगे, प्रिंटिंग प्रॉब्लम है थोड़ी। कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित। तो ये हमने क्षेत्रीय परिषद के बारे में जान लिया है। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो मैं आपको कंटिन्यूस वे में करवा रहा हूँ। इससे पहले भी वीडियो दिया था, उसमें मैंने शायद 12 क्वेश्चंस व्याख्या सहित मैंने करवाए थे। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस व्याख्या में से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और पॉलिटी में आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्षेत्रीय परिषद के बाद आगे आते हैं। देखो, जब संविधान चल रहा तो संविधान का बेसिक, आगे हमारी हेडिंग पड़ी है संविधान के भाग तथा अनुच्छेद। संविधान के भाग तथा अनुच्छेद, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया था। संविधान के भाग कितने हैं? संविधान में वर्तमान में लगभग 25 भाग है और अनुच्छेद 465। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में थे 395। तो उनमें जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 395, जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो नहीं जानते हैं। सबसे पहले बात आती है भाग 1 की। भाग 1 में क्या है? देखो, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को शामिल किया जाता है, और भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। भाग 1 हो, अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो, इन सब में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो इसी प्रकार हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आते हैं, और इनमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अब 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद जान लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात है हमारी अनुच्छेद 1। देखो, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है राज्य एवं राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। मतलब कि जिनका वर्णन पहली अनुसूची में होगा वे ही राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे, उनसे अलग कोई और नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए एवं अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। जो आने वाले समय में ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत द्वारा अर्जित किए गए हैं वे क्या होंगे? वे राज्य क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे, वे भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये हमारा अनुच्छेद 1 हो गया है। इसके बाद अनुच्छेद 2 के बारे में क्या जानना? अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? संसद को संघ में किसी नए राज्यों का गठन कहाँ पे? संघ में। संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। और यह अधिकार भी किसके द्वारा? साधारण संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 2 के द्वारा हमारी संसद संघ में नए राज्यों का गठन कर सकती है, पुराने राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। किस संशोधन के द्वारा? साधारण संशोधन के द्वारा। ये हमारा अनुच्छेद 2 हो गया। 2 के बाद फिर 3 क्या बोल रहा है? साधारण संशोधन के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, ये 3 बात कहाँ पे? ये संघ की बात हो रही है, और ये संघ से अलग किसी क्षेत्र को मिलाने की भी बात हो रही है। अगर कोई क्षेत्र मिलाकर उसका गठन किया जाएगा, किसमें? अनुच्छेद 3 में। फिर मैंने नोट करके लिखा है अनुच्छेद 2 में संघ और 3 में राज्य की बात कही गई है। ठीक है, तो ये 2 और 3 हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 4 है हमारा, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया
संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। मतलब कि अनुच्छेद 368 में भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा संशोधन जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कर दिया गया है वो अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह कहा गया है अनुच्छेद 4 में। 368 में केवल 2 प्रकार से संशोधन होता है, विशेष संशोधन और विशेषता राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। ठीक है, 368 में मान्य क्यों नहीं होगा? 368 में मान्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि 368 में केवल 2 प्रकार से संशोधन है। एक तो है विशेष संशोधन और एक है विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। 2 ही प्रकार से होता है, लेकिन 2 और 3 में कैसा था? साधारण संशोधन था। ठीक है, नेक्स्ट भाग 1 पढ़ लिया हमने। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने जान लिया। इसके बाद आगे आते हैं कौन सा भाग है हमारा? भाग 2। इस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक को शामिल किया जाता है और इन अनुच्छेद के अंदर नागरिकता का वर्णन है। किसका? नागरिकता का वर्णन है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में है। मतलब कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास रहने का स्थल भारत में है वो स्वतः ही भारत का क्या होगा? नागरिक। किस अनुच्छेद में बोला गया है? ये बोला गया अनुच्छेद 5 में। 5 के बाद है फिर अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बोल रहा है? भारत से आने वाले व्यक्तियों की पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 6 में। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित वर्णन किए गए हैं। यानी बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान से आए थे भारत में उनका वर्णन किस अनुच्छेद, उनकी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में। और वे लोग जो बंटवारे के समय पाकिस्तान को गए थे उनकी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? उनकी नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। तो ये हमने अनुच्छेद 7 तक जान लिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है? देखते हैं इसको। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव की नागरिकता से संबंधित। मतलब कि अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 8 में ऐसी लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था और वर्तमान में भारत से बाहर रह रहे हैं। तो उनकी नागरिकता से संबंधित क्या जो भी प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में किए गए हैं। अनुच्छेद 8 के बाद है फिर हमारा अनुच्छेद नंबर 9। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 9 में किया गया है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। किसके द्वारा? अनुच्छेद 9 के द्वारा। 9 के बाद है फिर अनुच्छेद 10। भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ली जा सकती है। केवल संसद विधि द्वारा ही भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 11। निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता ली जा सकती है। मतलब कि अनुच्छेद 11 के अंदर हमें कुछ आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे सबसे पहले हमारा जन्म से। देखते हैं इनके बारे में कौन कौन से आधार दिए। ये हमारे अनुच्छेद 11 में इनका वर्णन किया गया है। पहला आधार है हमारा जन्म से। जन्म से किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जाए? देखो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ होगा वह स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद ये राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, इन दोनों के बच्चों को छोड़कर जिसका जन्म भी भारत में होगा वह स्वतः ही नागरिक होगा भारत का। कोई विदेशी आके हमारे यहाँ पे रह रहा है,
उसके बच्चे जन्म लेंगे तो ये नहीं है कि वो भी हमारे यहाँ के नागरिक हो जाएंगे, नहीं, ये अपवाद है। फिर जन्म के बाद दूसरा है हमारा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, इसमें देखते हैं क्या उल्लेख है, किधर गई, देखो, भारत के बाहर अन्य देश में, मतलब कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रहने वाला भारत का हो लेकिन विदेश में रह रहा हो, अपनी सेवाएं विदेश में दे रहा हो, और ये बात है 26 जनवरी 1950 के बाद की, और वहाँ पे उसके कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक, मतलब कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। कहने का मतलब है जब उस बच्चे का बर्थ होगा तो उस समय या तो उसकी माता या उसके पिता कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत के रहने वाले हैं और किसी और देश में जाकर नागरिकता ग्रहण कर लें, तो ये नहीं होगा। जन्म के समय या तो माता या पिता कोई भी एक भारतीय हो और जन्म उसका विदेश में हुआ हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 11 में वर्णित वंश परंपरा द्वारा नागरिकता के अनुसार। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, जन्म से हो गया है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता हो गई है। फिर इसमें मैंने कुछ नोट करके भी शामिल किया है, ये देख लेते हैं क्या है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वालों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। ये प्रावधान किसके द्वारा किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर अगला है हमारा देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देशीयकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, देखते हैं। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके हेतु निम्न 3 शर्तें रखी गई हैं। मतलब कि देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्न 3 शर्तें रखी गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी हो। व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व, मतलब कि जब व्यक्ति हमारी सरकार को नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा देशीयकरण प्रमाण पत्र पे, तो उसे निम्न 3 शर्तों को पूरा करना होगा तभी कर सकता। देखते हो शर्तें कौन है। व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। मतलब कि अप्लाई करने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष हो गया हो उसे भारत में रहते हुए। संविधान की एकता के प्रति लगाव हो, मतलब कि उसका संविधान की एकता के प्रति क्या हो, लगाव होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आवश्यक रूप से आनी चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया देशीयकरण का प्रमाण पत्र के द्वारा का नागरिकता प्राप्त करनी है तो ये 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। फिर है हमारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। देखते हैं, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? देखो, निम्न वर्गों में आने वाले लोग भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि ये हमें कुछ वर्ग दे रखे हैं। ऐसे व्यक्ति जो इन वर्गों में आते हैं वे भी पंजीकरण, मतलब कि पंजीकरण करवा सकते हैं अपना नागरिकता के लिए। कौन कौन से देखते हैं। पहला वर्ग है हमारा वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। मतलब कि पंजीकरण की क्या शर्त है? पंजीकरण की शर्त है कि 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों अप्लाई करने से पहले। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों, मतलब कि ऐसी स्त्रियां जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हैं। भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे, जो भारतीय नागरिक हैं उनके छोटे बच्चे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। मतलब कि ऐसे लोग भी जो इनकी पूर्ति करते हैं
वे भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर इससे अगला है हमारा भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन से किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी। भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग का अर्जन करने पर वहाँ के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, अगर भारत ने किसी देश की भूमि का अर्जन कर लिया और उसे अपने देश में मिला लिया तो वहाँ के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है फिर हमारा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसकी मुख्य बातें देखते हैं हम। ये है हमारा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए थे। मतलब कि जो हमारा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। किसके द्वारा? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। जो उसमें मुख्य परिवर्तन है वो मैंने शामिल कर दिए। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। सबसे पहला परिवर्तन किया गया कि जो भारत में जन्मा है उसे भारत की नागरिकता जभी दी जाएगी उसके जन्म के समय या तो उसकी माता या पिता भारत के नागरिक हों। फिर पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है। मतलब कि अगर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो कम से कम भारत में कितना निवास करना अनिवार्य है? 5 वर्ष। पहले कितना था? पहले यह मात्र 6 माह था। अभी पढ़ा है ना हमने। 1986 में इसमें परिवर्तन करके कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। फिर आगे देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। जो अभी हमने देशीयकरण का प्रमाण पत्र पढ़ा उसमें परिवर्तन करके अब भारत में रहने की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। पहले कितना था? ये 5 वर्ष था। यह जम्मू कश्मीर तथा असम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होगा। मतलब कि जम्मू कश्मीर और असम को छोड़कर यह सभी राज्यों में लागू होगा। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसी भी अपडेट होगी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा तब बता दूंगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने नागरिकता के बारे में पढ़ लिया कि नागरिकता किस किस आधार पे प्राप्त की जा सकती है। अब आगे हेडिंग डली हुई आपके सामने, भारतीय नागरिकता का अंत। यानी भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। नागरिकता के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 11 में है जो 3 प्रकार से हो सकता है। मतलब कि भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है और यह उल्लेख हमारे अनुच्छेद 11 में है। वे 3 कौन कौन से हैं? नागरिकता का परित्याग करने पर, मतलब कि या तो कोई व्यक्ति अपने आप ही नागरिकता त्यागी, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेगा तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, या फिर किसी कारण की वजह से सरकार स्वयं उसकी नागरिकता छीन ले। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं? भारत की नागरिकता किन किन तरीक़ों से भारत की नागरिकता का अंत हो सकता है, इसका वर्णन किसमें? हमारे अनुच्छेद 11 में है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा दिया है भारत में देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे क्षेत्रीय परिषद हैं, वर्तमान में 5 हैं, इनका गठन कौन करता है, इनका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का मैंने आपको मुख्यालय पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपको भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा है जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। फिर भाग 2 पढ़ा है जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इनमें हमारा नागरिकता का उल्लेख है। इससे अगले वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। इससे अगले वीडियो में ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँ। इससे अगले में नहीं कराऊंगा तो उससे अगले में 100% कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम पढ़ते चल रहे हैं वो तभी क्लियर होगा, तब हैंड टू हैंड उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी ही मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।